बबीता बुआ को ऐसे शादी के तुरंत बाद अपने मांग से सिंदूर पोंछते देख सभी रिश्तेदार, समाज, परिवार और लड़के वाले की आंखें फटी की फटी रह गई। एक ऐसा अनर्थ जो आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था, वो आज इस बड़ी बिरादरी में हो रहा था और सभी मूक दर्शक बनकर इस कृत्य को देख रहे थे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच है जो आज से 20-22 साल पहले बिहार के सुपौल जिले में घटा था और शायद आज से पहले कभी ना हुआ। तो आइए जानते हैं इस कड़वे सच से बड़ी सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। बात उन दिनों की है जब मीनू 14 साल की थी। मीनू और सारे परिवार वाले बबीता की शादी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। शादी 3 दिनों बाद थी सुपौल के गांव में, इसलिए मीनू का परिवार 3 दिन पहले जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि शादी से पहले भी कई तरह के विधि विधान, पूजा पाठ होते हैं और मीनू के परिवार के बिना संभव नहीं था। मीनू की दादी पूरे खानदान में सबसे बड़ी थी, इसलिए उनके बिना कोई शादी ब्याह पूरा नहीं होता था। जोर शोर से बबीता की शादी में जाने के लिए सभी तैयारियां कर रहे थे। रंग बिरंगे कपड़े, गहने जेवर, चूड़ियाँ, मेकअप का सामान सब खरीदा जा रहा था। सारी तैयारियां होने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सभी कई दिनों से कर रहे थे। गांव जाने के एक दिन पहले रात को सोने से पहले दादी जोर जोर से सबको आवाज़ लगा रही थी, जल्दी जल्दी अपना अपना सामान बांध लो, सुबह तड़के ही निकलना। सुबह सुबह सब नहा धोकर तैयार हो जाना ताकि हमें पहुंचने में लेट ना हो जाए। ऐसा कहकर दादी सोने चली गई। मीनू और मीनू की दीदी रेनू सबसे पहले उठकर तैयार हो गई, क्योंकि बुआ की शादी की खुशी में रात भर ये दोनों सो नहीं पाए। आखिर घर की पहली शादी जो थी तो जोश पूरा था और मीनू अभी अभी बड़ी हुई थी तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। खैर, सुबह के 5 बजे दरवाजे पे 3 रिक्शा आकर रुक गई। एक रिक्शे में मीनू और रेनू जल्दी से जाकर बैठ गए और सब रिक्शे में घर के और सदस्य बैठकर बस स्टेशन की तरफ निकल गए। वहाँ पहले से ही सुपौल जाने की बस लगी हुई थी। सभी अपने अपने सामान लेकर बस में बैठ गए। फिर बस अपने गंतव्य पर पहुँचने के लिए रवाना हुई। इस बीच मीनू और रेनू ख्याली पुलाव बना रहे थे। बुआ की शादी में ऐसे सजूंगी, ऐसे डांस करूंगी, तो कभी ऐसा कपड़ा पहनूंगी। इन्हीं ख्याली पुलाव के साथ 5 घंटे का समय कैसे बीत गया इन दोनों को पता ही नहीं चला और देखते देखते अपने पैतृक गांव पहुंच गए। वहाँ शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सारे मेहमान पहुंच चुके थे। थोड़ी देर में सभी बड़े फ्रेश होकर शादी के विधि विधान में लग गए और मीनू और रेनू बबीता बुआ से बातचीत करने लगी। पर बबीता बुआ से बात करके पता नहीं क्यों मीनू और रेनू को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बबीता बुआ के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट झलक रही थी जो कई सवाल मन में खड़े कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। खैर, अब इन बातों का क्या फ़ायदा जब शादी के एक दिन बचे हों। इसलिए मीनू और रेनू दोनों शादी के विधि विधान और हंसी मजाक का मजा लेने लगे। रात बस ऐसे ही नाचते गाजते बातचीत में निकल गया। सुबह सबको जल्दी उठना था। सुबह तड़के सभी बड़े घर की शादी की रस्मों की रिवाजों की तैयारियों में छूट गए। दिन रस्मों रिवाजों में बीत गया। अब आई रात की बारी जब बारात आने का इंतजार हो रहा था। पर उस रात ऐसा कुछ होने वाला था जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे।
दरअसल बबीता बुआ के पिताजी उन्हें बचपन में ही छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उनके बाद 2 और बहन थी और उनसे भी छोटे 2 भाई थे। एक ऑपरेशन के दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त बबीता बुआ के माँ के पेट में उनका अंतिम वाला छोटा बेटा पल रहा था। तभी कावेरी दादी की मांग सुनी हो गई। दादाजी के अचानक चले जाने से मानो कावेरी दादी के ऊपर आसमान टूट पड़ा। 5 छोटे छोटे बच्चों की माँ के सामने जीवन अंधकार रूपी साया सा हो गया था। तब इस विषम परिस्थिति में कावेरी दादी की बड़ी जेठानी सुधा दादी और जेठ जी रमन दादाजी ने उन्हें अपने कंधे का सहारा दिया, क्योंकि वे लोग एक छत के नीचे रहते थे और बिजनेस भी साथ में चलता था। वैसे तो रमन दादाजी और सुधा दादी कावेरी दादी के घर का पूरा खर्चा पानी उठाते थे, पर अपने बच्चे और कावेरी दादी के बच्चों के साथ भेदभाव भी उतना ही करते थे। कावेरी दादी को ये बात अच्छे से पता था, पर मजबूर थी हालात के हाथों, क्योंकि रमन दादाजी ही उनके करता धरता थे। खैर, देखते देखते दोनों के बच्चे बड़े हो गए, इसलिए रमन दादाजी ने बबीता बुआ का हाथ पीले करने का मन बना लिया और उनके लिए लड़के की तलाश करने लगे। आखिरकार एक लड़का मिला जो रमन दादाजी को बहुत पसंद आया और उन्होंने बिना कावेरी दादी को बताए शादी तय कर दी। जब ये बात कावेरी दादी को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने जेठ रमन दादाजी से सवाल करने लगे, भाई साहब, आपने बिना किसी जानकारी के मेरी बेटी का रिश्ता कैसे पक्का करा है? मैं माँ हूँ उसकी, इतना तो हक बनता है ना कि मेरी बेटी का पति कौन है, क्या करता है, कैसे घर में जा रही है, कुछ तो बताया होता भाई साहब। कावेरी दादी की बात सुनकर रमन दादाजी ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं इस घर का बड़ा हूँ और आज तक मैंने ही आप लोगों की जिम्मेदारी उठाई है, तो बिटिया की शादी कहाँ और किससे करनी है ये सिर्फ मैं तय करूँगा, इसलिए आप फिजूल की बातों पर ध्यान न देकर शादी की तैयारियां कीजिए। खैर, रमन दादाजी की बात सुनकर कावेरी दादी शांत हो गई, क्योंकि पति के जाने के बाद उन्हें सलाह मशवरा देने का भी अधिकार नहीं था। वो भी इसलिए कि रमन दादाजी ही उनके करता धरता थे, तो प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। बस उनकी जानकारी के लिए इतना बताया गया था कि लड़का एक छोटे से गांव का है और अपना एक किराना का दुकान चलाता है। इसके अलावा कावेरी दादी को कुछ भी पता नहीं था। ऐसे बबीता बुआ को भी हल्के फुल्के जानकारी थी कि उसका होने वाला पति साधारण घर का है, पर उसे अपने रमन चाचा पर पूरा विश्वास था कि वो उनके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। पर वो कहते हैं ना, जिस पर जितना विश्वास होता है वही आपका सबसे बड़ा विश्वासघाती भी होता है। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बारात दरवाजे तक आ चुकी थी। लड़के व बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया और फिर लड़के को स्टेज पर ले जाया गया। लड़के को देखने और विधि विधान करने बबीता बुआ की माँ कावेरी दादी स्टेज पर गई। कावेरी दादी भी पहली बार लड़के को देख रही थी। लड़के को देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के लिए ऐसा जीवन साथी ढूंढेंगे उनके जेठ। उन्हें तकनीक भी विश्वास नहीं हो रहा था जो उनकी आंखों के सामने था। बेटी से 2 गुने उम्र का लड़का जो देखने में बिल्कुल अधेड़ उम्र का बूढ़ा सा आदमी दिख रहा था। बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्री और धोती कुर्ता पहना एकदम देहात गांव का साधारण व्यक्ति दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो 5 बच्चों का पिता। वहीं दूसरी ओर बबीता बुआ 20 साल की थी। देखने में सुंदर सुशील लड़की थी। देखने में श्यामले रंगत की थी, पर चेहरे पर पानी बहुत था। नाक नक्श खड़े खड़े थे और उस लड़की के लिए ऐसे बेमोल जीवन साथी किसी भी प्रकार से ये रिश्ता बबीता बुआ के लिए उचित नहीं था।
ना ही उम्र में, ना ही परिवार रहन सहन में, ना ही पैसे कौड़ी में। फिर न जाने कैसे रमन दादाजी ने ये रिश्ता तय कर लिया और उन्हें भाग गया। ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। मैं भी उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर हैरान थी, क्योंकि किसी भी एंगल से वो बबीता बुआ के लायक नहीं था। खैर, कावेरी दादी का तो बिल्कुल दिल ही टूट चुका था, पर समाज और इज्जत के कारण अनमने ढंग से उन्होंने विधि विधान किया और घर के अंदर आकर रोने लगी। अपनी माँ को ऐसे रोते देखकर बबीता बुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है, जो माँ स्टेज से आते ही रोने लगी। बस यही जानने के लिए बबीता बुआ अपनी माँ से पूछी, क्या हुआ माँ, आज खुशी के इस शुभ घड़ी में आप रो क्यों रही हैं? कावेरी दादी तो बबीता बुआ के सवाल को सुनकर सोच में डूब गई और मन ही मन कहने लगी, कैसे बताऊं अपने बच्ची को कि उसके बड़े चाचा ने उसके लिए कैसा दूल्हा चुना। क्यों किया उन्होंने ऐसा? इसलिए ना कि उसका बाप नहीं है। काश आज बबीता के बाबूजी रहते तो ये दिन न देखने पड़ते। पर अब मैं क्या जवाब दूं अपनी बिटिया को? एक तरफ बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है, तो दूसरी तरफ घर की इज्जत का। दोनों दांव पे लगे हुए। अभी कावेरी दादी के मन में ये उथल पुथल चल ही रहा था कि बबीता बुआ फिर से कावेरी दादी से पूछती है, बताओ ना माँ, क्यों रो रही हो? देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है। तब कावेरी दादी आंसू पोंछते हुए और बात को छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं बबीता, बस तुझसे जुदा होने का सोचकर दिल घबरा गया। चलो स्टेज पर जाना है वरमाला के लिए। ऐसा कहकर कावेरी दादी मेरी मम्मी को कहती है, बड़ी बहू आप लेकर आइए बबीता को। जी चाची जी कहकर मेरी मम्मी बबीता बुआ को स्टेज पर ले जाती है। अब तक बबीता बुआ थोड़ी खुश थी, क्योंकि वो अब तक हकीकत से अनजान थी। वो तो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, जो हर लड़की अपनी शादी में रहती है। पर जैसे ही बबीता बुआ स्टेज पर पहुंची और सामने लड़के को देखा, तो वो एक क्षण के लिए सुन्न हो गई। बस ऐसा ही उनकी आंखों से आंसुओं की अनगिनत धारा बहने लगे। पल भर में उन्हें ऐसा लगा मानो उनके सारे सपने टूट कर बिखर गए हों। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बड़े चाचा जी उनके साथ ऐसा वर ढूंढेंगे और ऐसा करेंगे। उनके बड़े चाचा जी उनके लिए ऐसा वर ढूंढेंगे। उन्हें आज तक अपने बड़े चाचा जी पर इतना तो विश्वास था कि वो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, पर आज उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर उनका विश्वास चूर चूर हो चुका था। पर अब उन्होंने मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपने जीवन को नर्क नहीं बनने देगी। बबीता बुआ अपने मन से द्वंद्व कर रही थी और उधर वरमाला के रस्म का मुहूर्त निकला जा रहा था। सब बाराती सराती, नाते रिश्तेदार, समाज सभी वरमाला के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर बबीता बुआ बिल्कुल तैयार नहीं थी लड़के के गले में वरमाला डालने के लिए। उन्होंने चुपके से मेरी मम्मी के कान में कहा, कुछ भी हो जाए भाभी, पर मैं ये शादी नहीं करूँगी। बबीता बुआ की बात सुनकर मेरी मम्मी सुन्न हो गई, क्योंकि बारात सामने बैठी थी। लड़का स्टेज पर बैठा था, वरमाला का इंतजार कर रहा था। पूरा समाज, पूरा परिवार क्या कहेंगे सब लोग। रमन चाचा जी की इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और एक बार बारात दरवाजे से लौट गई तो बबीता का क्या होगा? वो तो ताउम्र कुंवारी रह जाएगी। इस तरह के बुरे बुरे सवालों को सोचकर मम्मी ने बबीता बुआ को समझाते हुए बोली, देखिए बबीता, अभी वरमाला पहना दीजिए, लोग देख रहे हैं, फिर समाज और लोग क्या कहेंगे। और यदि एक बार बारात वापस चली गई तो फिर शादी कैसे होगी? क्योंकि एक बार दरवाजे से बारात वापस गई तो फिर लड़की आजीवन कुंवारी रह जाती है। देखिए, अभी वरमाला पहना दीजिए, फिर अंदर जाकर इस विषय में बात करेंगे। इस तरह से बबीता बुआ को समझाएगा।
इतना समझाने के बाद भी बबीता बुआ अब भी मन से तैयार नहीं थी। फिर भी उन्होंने अनमने ढंग से वरमाला का रस्म निभाया और अंदर आते ही अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उन्होंने कहा कि मैं ये शादी किसी भी हाल में नहीं करूँगी। मैं मर जाऊँगी पर उस बुढ़े आदमी से शादी नहीं करूँगी। बेटी को रोते देखकर काबिर दादी भी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बबीता बुआ और उनकी माँ आजीवन कुमारी रहने को तैयार थी, पर यह शादी नहीं करना चाहती थी। अब तक ये बात रमन दादाजी को पता चल चुकी थी और लोगों के बीच भी कानाफूसी होने लगा था, जिसे सुनकर रमन दादाजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से तमतमाते हुए आए और कावेरी दादी और बबीता बुआ के ऊपर चिल्लाने लगे, कहने लगे, तुम लोगों ने मेरी इज्जत का तमाशा बना कर रख दिया। अरे आज तक मैंने अपने छोटे भाई के बीवी बच्चों का ख्याल रखा, उसकी परवरिश की, और बदले में तुम लोग मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। समाज में मेरी एक इज्जत है, एक रुतबा है, उस पर मैं किसी भी हाल में आँच नहीं आने दूंगा। अरे क्या कमी है इस लड़के में? अपना घर है, एक दुकान है, और क्या चाहिए जीवन जीने के लिए। दरअसल रमन दादाजी सुपौल गांव के जाने माने रईस व्यक्तियों में से एक थे। उनका कपड़े का बड़ा व्यवसाय था जो पुराने ज़माने से चला आ रहा था। उसी दुकान और मकान में बबीता बुआ के पिताजी का भी हिस्सा था, पर उन्होंने काबिर दादी को महीने का खर्चा पानी देकर सस्ते में निपटा देते थे। काबिर दादी समय की माड़ी थी, इसलिए जितना मिलता उसमें खुश रहती थी। कभी अपने एक हक हिस्से की बात नहीं की, बस इसी का फायदा उठाते थे रमन दादाजी। खैर, जब रमन दादाजी के मुंह से ऐसी बात निकली तो कावेरी दादी को रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी के कारण रमन दादाजी से सवाल करने लगे। अगर रिश्ता इतना ही अच्छा था तो आपने अपनी बेटी हेमा का रिश्ता उससे क्यों नहीं करवाया भाई साहब? आपकी बेटी हेमा भी तो सियानी हो गई है, बबीता की उम्र की है, तो फिर क्यों नहीं होने दिया ये रिश्ता उसके साथ? बताइए ना भाई साहब। अगर आपके पास ये रिश्ता आता तो क्या आप अपनी बेटी हेमा के लिए ये रिश्ता करते? आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को आधी उम्र का इंसान मिले। इतना ही था तो हेमा से शादी करवा देते, मेरी ही बेटी क्यों? इसलिए ना क्योंकि उसका बाप जिंदा नहीं है। क्यों किया भाई साहब ऐसा? नहीं करना था तो बता देते, मैं अपनी बेटी का विवाह खुद देख कर लेती। ऐसा कहकर कावेरी दादी फुट फुट कर रोने लगी। आज सही मायने में उन्हें अपने पति की बहुत कमी महसूस हो रही थी। आज अपनी बेटी के साथ हो रहे अन्याय को देखकर वो बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। कावेरी दादी के मुंह से करवा चौथ सुनकर रमन दादाजी की बोलती बंद हो चुकी थी। इतना सुनने के बाद रमन दादाजी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं था। पर अब आगे क्या होगा, सवाल ये था। बारात वापस जाना मतलब इज्जत की धज्जी होनी। जितने रिश्तेदार समाज के लोग थे सब रमन दादाजी को ही भला बुरा कह रहे थे, और कहना भी उचित था। आखिर उन्होंने किया भी था बिल्कुल गलत। अपनी बेटी बेटी, अपनी बेटी बेटी और दूसरों की कुछ भी नहीं, उसका कोई मोल नहीं है, इसलिए किसी के साथ भी रिश्ता तय कर दिया। इधर घर में लड़के को लेकर बवाल मचा हुआ था, उधर लड़का मंडप पर बैठकर दुल्हन का इंतजार कर रहा था। उसके लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई थी, क्योंकि उसे तो अच्छी कम उम्र की लड़की भी मिल रही थी और हल्का फुल्का दहेज। वैसे देखा जाए तो इसमें लड़के की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वही दिखाया और बताया गया जो रमन दादाजी चाहते थे। खैर, अब सब बबीता बुआ और कावेरी दादी को समझाने में लगे थे कि अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
क्योंकि एक बार इज्जत चली गई तो फिर लौट कर नहीं आती। आज बबीता बुआ के साथ उस घर की सभी बेटियों का सवाल था। आज अगर बारात लौट जाएगी तो फिर उस घर में किसी भी बेटियों की बारात नहीं आएगी। यह हमारे समाज की कुंठित मानसिकता है, जिसे बदलना आज से 20-22 साल पहले नामुमकिन था। बस इसी लोक लज्जा के डर से रमन दादाजी बबीता बुआ और कावेरी दादी के सामने अपनी इज्जत की भीख मांगने लगे। आज जब रमन दादाजी को अपनी इज्जत सम्मान की बात आई तो बबीता बुआ और कावेरी दादी के पैरों में गिरने को भी तैयार हो गए, पर एक बेटी की पूरी जिंदगी दांव पर लगाने से नहीं चुके। खैर, उनकी बेबसी देखकर आखिरकार बबीता बुआ और कावेरी दादी को झुकना ही पड़ा, क्योंकि उनके साथ साथ उस घर की और भी बेटियों का सवाल था। अगर आज बबीता बुआ शादी नहीं करती तो उसे उन्हीं को माना जाता और लोगों की नज़रों में कसूरवार भी बन जाती। इसलिए शादी के लिए तैयार तो जरूर हुई, लेकिन एक शर्त के साथ। बबीता बुआ राजी तो हुई शादी के लिए, पर सिंदूर दान के बाद उन्होंने सभी लोगों के सामने अपना सिंदूर तोड़ डाला, अपना मंगलसूत्र तोड़ डाला और उस लड़के के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बड़ी सभा में समाज, परिवार, रिश्तेदारों के सामने अपने हक की लड़ाई लड़ी और अंततः बबीता बुआ की जीत हुई। उन्होंने जो किया अच्छा किया, बाद में उनका तलाक हो गया, पर 3 साल बाद उन्होंने अपनी माँ के पसंद के लड़के के साथ शादी की और खुशी खुशी जीवन बिता रही। आज उनके 3 बच्चे भी हैं। प्रिय दोस्तों, पता नहीं क्यों समाज में लोग इस रूढ़िवादी विचारों के चंगुल में जकड़े हुए हैं कि अगर बारात दरवाजे से लौट गई तो फिर कभी उस लड़की के जीवन में खुशियों के रंग नहीं भरेंगे। क्या एक बेटी को अपने पसंद के लड़के के साथ जीवन बिताने का कोई हक नहीं? क्या रमन दादाजी को ऐसी छोटी सोच रखनी चाहिए थी? यदि बबीता बुआ की जगह पर रमन दादाजी की खुद की बेटी होती तो क्या वो शादी कर लेते? शायद बिल्कुल नहीं करते। क्या ऐसा करके बबीता बुआ ने गलत किया? और ना जाने कितने सवाल जो आपके और हमारे मन में हैं। तो विचार जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें भी बताएं।